गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, चलिए आज की बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अब तक हमने जो बातें करी थी चैप्टर 9 खुड्डाक चतुष्पादम अध्याय में, लगभग मैंने आपको खुड्डाक चतुष्पादम अध्याय में काफी सारी बातें बता दी थी। मैंने आपको चिकित्सा के 4 पाद का श्लोक और उसका मतलब बताया था। मैंने आपको प्रकृति और विकृति का भी श्लोक और उसकी परिभाषा और उसके बारे में बात हमारी चर्चा हो गई थी। चिकित्सा के बारे में हमारी चर्चा हो गई थी और चिकित्सा के जो 4 पाद थे उसके अंदर के 4 गुणों की क्वालिटीज की बात भी हमारी हो चुकी थी। तो यहाँ तक क्लियर है। मैं आप लोगों का माइक ओपन कर दे रहा हूँ। अब आप लोग अपना माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मुझे आप मुझसे कोई भी चिकित्सा के 4 पाद का श्लोक सुना दीजिए। चिकित्सा के 4 पाद का श्लोक। विषक दीर्घाणु उपसाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणं ज्ञेय विकारो विपुष्यन्ते। चलिए, बहुत अच्छा ईशा। अब कोई मुझे क्या कहते हैं प्रकृति और विकृति का श्लोक सुना दीजिए। प्रकृति और विकृति का श्लोक, विकारो धातु वैषम्यम वाला, याद है किसी को? यस सर, याद है। सुनाओ। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुख निर्च। इसका मतलब और बता दो। मतलब विकार जो होते हैं वो धातु की वैषम्यता से आते हैं और धातु की साम्यता से जो होती है वो प्रकृति, मतलब जो प्रकृति कहते हैं जो स्वस्थ बना रहता है वह, और सुख को आरोग्य कहते हैं। और एक मिनट सर, और विकार विकार जो होता है वो दुख का कारण होता है। चलिए, बहुत अच्छा। यानी कह सकते हैं कि धातुओं की विषमता की वजह से ही हमारे अंदर विकार की उत्पत्ति होती है। और जब धातुएं सम अवस्था में यानी कि समता में यानी कि साम्य अवस्था में होती हैं तो उसको अपन प्रकृति बोलते हैं। और जो विकार है, विकार का नाम ही दुख है और जो आरोग्य है, आरोग्य का नाम ही सुख है। तो ये हमारी आपसे बात हुई थी। फिर मैंने आपको 4 गुण किसके बताए थे? वैद्य के। 4 मैंने आपको औषधि के, 4 उपचारक के और 4 रोगी के गुण बताए थे। आइए स्क्रीन लगाते हैं। मैंने आपको लिख लिख करके सारा याद करा दिया था। आज हमको सिर्फ गो थ्रू होना है। आइए फटाफट पढ़ते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर से बताया जा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या आया है। आपको ध्यान रखना है कि ये निर्देश चतुष्क है। और ये खुड्डाक शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? अल्पवचन या संक्षिप्त बोला गया है। मैंने बताया दिया आपको, जैनताक और खुड्डाक ये 2 शब्द बौद्ध दर्शन से लिए गए हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, चतुष्पाद का वर्णन, चिकित्सा की परिभाषा इसके अंदर आई है। तो आइए बात करेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन कहाँ कहाँ पर आया है। तो चरक सूत्र 9 में आया है, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 1 में आया है, और अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान 2 में, और शुश्रूष सूत्र 34 में ये बातें आई हैं। यानी विभिन्न विभिन्न संहिताओं में ये बातें कहाँ कहाँ पर आई, हमको ये पता होना चाहिए। रेफरेंस क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं चिकित्सा के 4 पाद की। तो श्लोक लिख रहा है विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम ज्ञेयम विकारम विशांतियम। यानी पहला विषक यानी कहते हैं गुणवान वैद्य, दूसरा द्रव्य यानी कि आप कह सकते हो औषधि मेडिसिन, तीसरा उपस्थाता पर रोगी। ये 4 पाद हैं। ये चारों पाद ही जब क्या कहते हैं पूर्ण तरीके से गुणवत होते हैं यानी अपनी क्वालिटीज में होते हैं, संपन्न होते हैं, तो ये विकार की या रोगों की शांति में कारण बनते हैं। पर आप आएंगे विमर्श में। विमर्श में शुरू दे रखा है पद्य सती गर्दातस्य किम औषध निषेवेण, पद्य असती गर्दातस्य किम औषध निषेवेण। आपको श्लोक याद करना है। वैद्य जीवन का श्लोक है। वैद्य जीवन एक किताब है जिसको लोलिम राज ने लिखा है। लोलिम राज ने 17वीं सदी में इस किताब को लिखा था। यानी वैद्य जीवन क्या है? एक किताब है। उसके अंदर से श्लोक आपको दिया गया है। पद्य सती गर्दातस्य किम औषध में निषेवेण, पद्य असती गर्दातस्य किम औषध निषेवेण। ठीक है। और इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग पत्ते का सेवन करते हैं उनको किसी औषधि का सेवन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और दूसरा कह रहा है पत्ते असती गर्दातस्य किम औषधि निषेवेण, और जो लोग अपत्य का सेवन करते हैं उनको भी किसी औषधि का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात
मतलब उनके लिए भी कोई औषधि नहीं बनी। कहते हैं जो लोग अच्छा खाना खाएंगे उनको किसी औषधि की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए कोई औषधि बनी ही नहीं है। और जो लोग अपत्य का सेवन करते हैं, यानी जो बात डॉक्टर ने बोल दी, जो जिस डाइट का डॉक्टर ने वैद्य ने विधान कर दिया उसका पालन ही नहीं करते, तो उनके लिए भी कोई दवाई बनी ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, पत्ते वाले जो पत्ते का सेवन करेंगे उनको दवाई की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, उनके लिए कोई औषधि बनी ही नहीं है। और जो लोग अपत्य का सेवन करते हैं उनके लिए भी कोई औषधि नहीं बनी है। क्या ही मतलब है, आप एक तरफ दवाई खिला रहे हो, वो पत्ते का सेवन कर ही नहीं रहे, वो बात मान ही नहीं रही, तो कितना भी दवाई खिला लो कोई औषधि उनको ठीक ही नहीं कर पाएगी। ऐसा हमारे लौली महाराज का कहना था, जिन्होंने अपनी वैदिक जीवन 17वीं शताब्दी में कहा था। तो विकृति और प्रकृति, इसमें क्या श्लोक आया था, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था रेफरेंस पूछा जाता है। लिख रहा था विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखोपचार, यानी धातुओं की विषमता को योग कहते हैं और उनकी साम्य अवस्था को प्रकृति का नाम दिया गया है। और जो आरोग्यता है, आरोग्य अवस्था, इसका नाम सुख है और विकार का नाम दुख है। ठीक है, चलिए आगे आप नीचे विमर्श में देख रहे होंगे, लिख रहा है रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। ये अष्टांग हृदय सूत्र एक में लाइन आई है, मतलब दोनों का सेम है कि कहते हैं जब दोषों में विषमता हो जाए, यानी बात ऊपर धातु वैषम्य है चरक के अकॉर्डिंग, और हमारे भागवत के अकॉर्डिंग दोष वैषम्यम है। यानी हमारे आचार्य चरक क्या बोलते हैं, जब धातु में विषमता होगी तब जाकर के रोग की उत्पत्ति होगी, जबकि आचार्य भागवत ने बोला कि जब दोषों में विषमता होगी तब जाके रोग की उत्पत्ति होगी। अगर बात करें मोर करेक्ट कौन सा है, तो मोर करेक्ट चरक का है। दोषों में विषमता तो जनरली काफी बार होती रहती है, लेकिन धातुओं में विषमता नहीं होनी चाहिए। बात कब तो जनरली भरते रहते हैं, हो गया कि दोपहर में क्या कहते हैं, दोपहर के टाइम में पित्त बढ़ गया, रात के टाइम में कब बढ़ गया, भोजन के बाद कब बात बढ़ गया। ठीक है, तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जो धातु में विषमता है कि रस बढ़ गया एकदम से या रक्त की कमी हो गई, तो इस कारण रोग की उत्पत्ति होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि चरक ने क्या बोला है, भागवत ने क्या बोला है। चरक ने धातु वैषम्य शब्द का प्रयोग किया है, जबकि आपके भागवत ने दोष वैषम्य शब्द का प्रयोग करा है। उन्होंने बोला है कि जब दोष में विषमता होगी तब जाकर रोग की उत्पत्ति होगी, और जब दोष साम्य अवस्था में रहेंगे तब जाकर आपको आरोग्य का प्राप्ति होगी, आरोग्य का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पातंजल, पातंजल यानी योग दर्शन, जो पतंजलि थे उन्होंने योग दर्शन में क्या बोला, उन्होंने बोला प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जो प्रतिकूल यानी जो आपको दुख पहुंचा रही है, कह सकते हो दुखम। प्रतिकूल वेद आपको क्या बोल दिया, दुख बोल दिया। यानी प्रतिकूल मतलब जो आपको सूट ना करे, अनुकूल मतलब जो आपको सूट करे। यानी अनुकूल वेदना क्या है, जो आपको सुख पहुंचाए, अनुकूल वेदना आपको सुख पहुंचाती है, प्रतिकूल वेदना दुख पहुंचाती है। जाहिर सी बात है, जो आपको जो क्रिया आपके सूटेबल है, आपके लिए आपको सूट कर रही है तो आपको सुख देगी, और जो वेदना आपके लिए प्रतिकूल है यानी अनसूटेबल, वो आपको दुख की प्राप्ति कराएगी। ऐसा किसका बोलना था, ऐसा पातंजलि का बोलना था। किसने बोला, उन्होंने योग दर्शन में बोला। आगे देखिए ये चिकित्सा की परिभाषा, तो मैंने आपको बताया था चिकित्सा की परिभाषा कहाँ कहाँ पर दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो चरक सूत्र 9 में बात आई है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा चरक सूत्र 16 में, उसके अलावा सुश्रुत सूत्र 35 में। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताई थी आदर्श चिकित्सा, जो कि चरक निदान 8 में दी गई है। तो ध्यान रखना है, चरक निदान 8 में आदर्श चिकित्सा आई है, एक चिकित्सा चरक सूत्र 9 में आई है जो हम पढ़ेंगे अभी, और एक चिकित्सा चरक सूत्र 16 में आई है, और एक चिकित्सा जब आप सुश्रुत का सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो सुश्रुत सूत्र 35 में आई है। तो बात करते हैं चिकित्सा की परिभाषा की। लिख रहा है चतुर नाम भिषक आदि नाम सस्ता नाम धातु वैकृति प्रवृत्ति धातु साम्य अर्था चिकित्सा इति विधि है। यानी धातु जब विकृत हो रही है, तो जब भी धातुओं का विकृत अवस्था में जा रही है, तो उन धातुओं को साम्य अवस्था लाने में, यानी कह सकते हैं उन धातुओं को वापस से जो विषम हो रही है साम्य अवस्था में लाने में जो कर्म किया जाता है, और उस कर्म के लिए चिकित्सा के 4 उत्पाद वैद्य द्रव्य उपस्था रोगी अपने पूर्ण गुणों के साथ उपस्थित होते हैं। और उनकी जो प्रवृत्ति होती है, क्या प्रवृत्ति है उनकी, धातु साम्य क्रिया, दैट इज द चिकित्सा। तो चिकित्सा क्या है, जो धातुओं विषम अवस्था में चली गई है, वैषम्य हो गई है, उनको साम्य अवस्था में लाना ही चिकित्सा क्रिया कहलाती है। नीचे में लिख रहा है या अभी क्रिया विवर्जते विवर्जनते शरीर धावतम क्षमा या चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विसजा स्मृतम। यानी क्या कहा इसने, सेम बातें कही है, वो क्रिया जो शरीर में धातुओं को समवस्था में लाए और जो विकार है उनको औषधि जो हो वो नष्ट कर दे, इसी को अपन चिकित्सा याद करेंगे या चिकित्सा बोलेंगे।
सिंपल। आगे डिटेल में अपन चरक सूत्र 16 में इसकी परिभाषा की बात करेंगे, ठीक है, इसके भेद वगैरह आगे बताए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वैद्य के गुण बता चुका हूँ पूरा। श्रुते पर्याप्त तत्व बहुश्रुत कर्मता दाक्ष्यम स्वचमिति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। ये श्लोक आपको याद करना है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। आपको 4 श्लोक इन सबके याद करने, कुल मिला के अब तक आपके लिए 6 श्लोक हो गए। एक तो देखिए चिकित्सा वाला श्लोक हो गया, एक क्या कहते हैं, सॉरी 7 हो गए। अगर आप चिकित्सा वाला याद कर लीजिए, नहीं तो 6 तो कंफर्म हो ही गए। 4 पाद के, एक ये चिकित्सा का 4 पाद वाला श्लोक 3 नंबर, एक 4th नंबर। इसके अलावा अगर आप चिकित्सा वाला कर सके तो बहुत अच्छा है 5th नंबर, नहीं तो आपको उसमें सस्ता नाम धातु व्याकृति ये लाइन याद करनी है। इसके अलावा एक वैद्य वाला और एक औषधि वाला, एक उपस्ताता और एक योगी वाला, रोगी वाला। इस तरीके से आपको 6 श्लोक तो याद कर लेंगे। बात करते हैं वैद्य के गुण की, तो वैद्य गुण कह रहा है श्रुति पर्याप्त तत्व बहुश्रुत कर्मता दाक्ष्यम स्वचमिति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। 4 गुण बताए गए, मैंने आपको बता दिया था। श्रुति पर्याप्त तत्व का मतलब क्या होता है, यानी जिसने शास्त्र है, जो उसकी बुक्स हैं, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी साइंस है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो। बहुसु दृष्ट कर्मता, और बहुत बार क्या कहते हैं उसके जो रोगी है उसको ठीक करा हो, या कह सकते हो उसने क्या कहते हैं जितनी भी क्रियाक्रम है, औषध को देना, सर्जरी, मतलब जो भी प्रोसीजर्स हैं, उन सबको उसने बहुत बार देखा हो। दाक्ष्यम दक्ष हो, होशियार हो। शौचम पवित्र हो, मन से भी और शरीर से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें कहा गया है कि आगे जाकर के आप जब पढ़ेंगे कि चरक के विमान 8 में, चरक विमान 8 में वहां पर भी वैसे गुण बताए गए हैं। तो वहां पे इन गुण के अलावा और गुण बताए गए हैं। तो 2-3 गुण मैंने इसमें हाईलाइट कर दी, लाइक प्राकृतिकता और प्रतिपद्यता। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्राकृतिकता का मतलब क्या होता है, जो मरीज के स्वभाव को जाने की, मरीज यहाँ का मरीज का जो मरीज है या पेशेंट है, इसका बिहेवियर इस तरीके से। यानी प्राकृतिकता का मतलब क्या होता है, ऐसा वैद्य का गुण बताया गया है कि जो अच्छी तरीके से, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। तो प्राकृतिकता का मतलब क्या है, जो क्या कहते हैं जो मरीज है, पेशेंट है, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को जाने कि हाँ पेशेंट का नेचर इस तरीके से होता है। तो प्रतिपत्तिकता, प्रतिपत्तिकता मतलब जो अपने कर्तव्य को जाने कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, डेट इज द प्रतिपत्तिकता। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। चरक विमान 8 में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड एक श्लोक आया था, तो मैंने कही 2 कम से कम आपको यहाँ पर भी याद कर लूंगी कि प्राकृतिकता और प्रतिपत्तिकता, ये 2 किसके अंडर है। एटलीस्ट आप कम से कम इतना तो बता देकर एमसीक्यू में आ जाए कि ये गुण किसके बताए गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि श्रुते पर्याप्त तत्व बहुश्रुत कर्मता दाक्ष्यम शौचमिति, ये तो हर कोई याद कर ही लेता है। लेकिन बात रही चरक विमान 8 की, तो वहां पर बच्चा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं आपको ये वाला और ये वाला एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सुश्रुत ने क्या बोला है। तो सुश्रुत ने नीचे लिख रहा है पृथ्वी उत्पन्नम धीमानम अतिधीमानम व्यवसायी विशारदः। ठीक है, इन तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सुश्रुत ने भी गुण बताए हैं। प्रतिपत्तम मतलब जो शीघ्रता से निर्णय ले, यानी क्या कहते हैं ज्यादा सोच समझने में समय खर्च ना करे। अति धीमान, बहुत ज्यादा होशियार हो। व्यवसायी कह सकते हो जो धन भी इकट्ठा करे। तो इस तरीके से आप, और विशारद मतलब दक्ष यानी होशियार हो। ये हमारे सुश्रुत ने बताए हैं। ज्यादा याद करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, लेकिन मेरा काम बताने का है, तो जितना होता है मैं आपको बता देता हूँ कि सुश्रुत ने क्या माना है, चरक ने क्या बोला है। कम से कम आपको देखिए जो ऊपर वाले हैं इसे तो पूछना ही नहीं, तो याद करना ही है। यानी ये श्लोक है जो चरक सूत्र 9 का श्लोक है, ये तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा विमर्श में चरक विमान 8 के 2 शब्द प्राकृतिकता और प्रतिपत्तिकता, ये 2 आपको वर्ड याद करने हैं। इसके अलावा बात रही क्या कहते हैं सुश्रुत की, तो टोटल 4 बताए हैं। 4 में से अगर आप याद करना चाहो तो 2-3 कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तम औषधि के गुण, तो लिख रहा है बहुता तत्र योगत्वम अनेक विकल्पना संपिच्यति चतुष्पयम द्रव्याणाम गुणम उच्यते। यानी क्या कह रहा है, बहुता यानी औषधि का पहला गुण क्या है, बहुता यानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। योगत्वम योग्य हो, जिस व्याधि के लिए उसको दे रहे हैं व्याधि नाश में समर्थ हो। अनेक विकल्पना, उसकी काफी सारी प्रिपरेशन पॉसिबल हो। संपेक्षिति, अपने रसगुण वीर प्राक संपन्न हो। ये 4 गुण बताए गए हैं। अब आप विमर्श में देखेंगे, विमर्श में श्लोक आया है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। ये श्लोक भागवत का है। लिख भी रहा है कि भागवत ने बहुता का अर्थ बहुत गुण वाला बताया है। यानी यहाँ पर बहुकल्पम चरक का अनेक विध कल्पना हो गया। बहु संपन्नम तो चरक का संपिचिति हो गया। तो योग्यम औषधम चरक का योगोत्तम हो गया। तो जो चरक का बहुता है, चरक ने बोला है क्या कहते हैं कि बहुत क्वांटिटी मिलना चाहिए, उसको आपकी भागवत बोलते हैं बहुगुणम।
उन्होंने क्वांटिटी नहीं बोला, वो यहाँ पर एकदम स्टैंडर्ड व्यक्ति बन गए, उन्होंने बोला कि नहीं हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, हमें वो चाहिए जिसके अंदर गुड़ ज्यादा मिले। ठीक है, तो ध्यान रखो चरक ने बोला बहुत जो ज्यादा मिले, जबकि भागवत बोलते हैं नहीं हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, जो कम मिले लेकिन क्वालिटी हो, यानी उसके अंदर बहुगुणम गुड़ ज्यादा। और नीचे सौदा लिख रहा है, सौदा मैंने आपको बता दिया, शौच और दाक्ष्यम, ये दो गुण किसके अंदर मिलते हैं, डॉक्टर और कंपाउंडर के अंदर कॉमन है। पर बात आते हैं उपचारकता यानी परिचारक के गुण, तो लिख रहा है उपचारकता दाक्ष्यम अनुरागस्य भर्तरी शौचम चाएति चतुष्कोयम गुणम परिचर्य जने। क्या कह रहा है, क्या गुण है परिचर जने, यानी परिचर व्यक्ति के क्या गुण है, उपचारकता यानी उसके अंदर उपचारकता का भाव हो, यानी सेवा भाव हो। दाक्ष्यम, दाक्ष्यम मतलब वही होशियार हो चतुर हो। अनुराग, अनुराग मतलब रोगी से प्यार हो, उसका मालिक कौन है, रोगी है, रोगी से ही उसका दैनिक जीवन चल रहा है, रुपया पैसा रोगी ही उसका कारण है एकमात्र। हॉस्पिटल कैसे चलता है, पेशेंट चलता है हॉस्पिटल, अगर पेशेंट ही नहीं आएंगे तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। यानी कहा गया है जो रोगी से अपने मालिक के प्रति प्रेम रखे, शौचम और साफ हो, मन का और शरीर का साफ यानी पवित्र हो। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे दे रखा है सुश्रुत का। ठीक है, नीचे आप देखेंगे नीचे सुश्रुत का दे रखा है, सुश्रुत का सूत्र 35 में बात आई थी, जैसा कि हमने ऊपर आपको चतुष्पाद में बताया। क्या कहते हैं कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं जो आपके सुश्रुत जी हैं, ठीक है, उन्होंने सुश्रुत सूत्र 35 में बताए हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि सुश्रुत सूत्र 35 में चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन सुश्रुत के अंदर आया है। तो जब सुश्रुत आप पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र 25, तो वहां पर ये सारे श्लोक जो हम यहाँ पर विमर्श पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको ये सारे श्लोक ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो वहां पर जब उपचारकता या उपचार परिचारक के गुण पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ये वाला श्लोक मिलेगा, स्निग्धो जुगुप्सु बलवान युक्तो व्याधि रक्षणे वैद्य वाक्य कृदाश्रांत पाद परिचरम स्मृता। तो आप इसमें दो याद कर लीजिएगा, एक तो स्निग्धम और एक आजुगुप्सु, यानी रोगी से घृणा ना करे, जुगुप्सु मतलब घृणा करना, आजुगुप्सु मतलब घृणा ना करे। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब स्निग्ध बिहेवियर रखे, इसमें मतलब प्रेम भरा, मिठास भरा, रस भरा। ठीक है, अब बात करेंगे रोगी की गुण की, तो लिख रहा है स्मृति निर्देश कार्यत्व आभिरुत्वम था पीछा ज्ञापकत्वम चा रोगाणाम आग्रस्य गुणा स्मृता, यानी जिसके अंदर स्मृति हो, यानी उसे याद रहे कि मेरे संग क्या क्या हुआ है, क्या क्या समस्याओं का सामना मैंने करा है। निर्देश कार्यक्रम, निर्देश यानी जो गाइडलाइंस अपने डॉक्टर से मिली है उसका पालन करें। आधीरत्वम डरे नहीं, जो भी उसके साथ होने वाला है, यानी जो भी क्रिया ऑपरेशन इंजेक्शन इंजेक्शन जो भी उसके लगने वाला है या होने वाला है उससे डरे नहीं। ज्ञापकत्व, और क्या कहते हैं जो भी उसके साथ हो उसका उसको ज्ञान हो, याद रहना उसकी मेमोरी है, और ज्ञान रहना यानी बता पाए, अच्छी तरीके से समझा पाए डॉक्टर को। जैसे क्या होता है कभी कभी ऐसा पेन होता है डॉक्टर को बता नहीं पाता, बताने से कभी शर्म कर देता है, शर्म की वजह से क्या कहते हैं, या फिर कभी क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि डॉक्टर साहब मुझे क्या तकलीफ है। यानी ज्ञापक को मतलब अपनी चीजों को अपनी बात को कह सके अच्छी तरीके से जिससे डॉक्टर समझ सके। उसने कहा क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब की छाती में जलन हो रही है, तो छाती में किस तरीके की हो रही है, किस समय हो रही है, कितनी देर के लिए हो रही है, कितने दिनों से हो रही है, ये सब बातें कह सके। तो ये दोनों बातों पर डिपेंड करता है, एक तो कह सके समझा सके, दूसरा कहने समझाने के उसको ये भी याद रखना चाहिए कि इसके साथ ये हरकत है कब हुई। ठीक है, तो याद रहना भी और अपनी बात को रख पाना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बात करेंगे, आप आएंगे विमर्श में, दिख रहा है नीचे विषादो रोग वर्धनानाम। विषादो रोग वर्धनानाम मतलब इस तरीके से कह सकते हो, क्या कहते हैं विषाद रोग वर्धनानाम चरक सूत्र 25 में आप मैं आपको इस बारे में बात करूंगा कि क्या कहते हैं वहां पर क्या विषाद का मतलब है। ठीक है, फिलहाल क्या कहते हैं आप इस सूत्र को याद करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है सूत्र को याद करने की। आप नीचे आएंगे, नीचे लिखा हुआ है पीआरबीबी, पीआरबीबी, पी से परिचारक है, आर से रोगी, बी से भेषज और बी से वैद्य। तो 6 7 9 12 मतलब ये गुणों की संख्या है कि आचार्य सुश्रुत में परिचारक के कितने गुण माने हैं, रोगी के कितने गुण माने हैं, भेषज के कितने गुण माने हैं और वैद्य के कितने गुण माने हैं। जैसे आचार्य चरक ने चारों के 4 4 4 4 माने हैं, जबकि आचार्य शिष्य ने चारों के 4 4 नहीं माने, उन्होंने परिचारक के 6, रोगी के 7 और भेषज के 9 और सबसे ज्यादा वैद्य के गुण माने हैं। उन्होंने बोला है कि जो हमारा वैद्य होता है प्रधान होता है, प्रधान अपना पिलर है, प्रधान खंबा है, प्रधान पिलो है, पिलर है, तो इसको सबसे ज्यादा गुणवान
अत्यधिक गुणवान होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप याद करोगे PRBB 6 7 9 12, 6 7 9 12, इस तरीके से आप नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान रखोगे। पर बात आती है इस टेबल की, तो टेबल में आपको क्या कहते हैं पूरी बता चुका हूँ लिख करके कि विषय के अंदर क्या है। ये टेबल उनके लिए है जो श्लोक याद नहीं कर सकते। ठीक है, जो श्लोक याद करके आए उनको टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल में कुछ नहीं, टेबल में श्लोक के 4 वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर लिख दिया है। ठीक है, मैंने हालांकि श्लोक में भी चीजों को क्या कहते हैं अंडरलाइन कर रखा है, जो बच्चे श्लोक से अंडरलाइन करना याद कर सके। कोशिश करिए कम से कम श्लोक को याद कर लें। ये चारों श्लोक इंपॉर्टेंट है। अगर क्या कहते हैं क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में यूजी में, तो 15 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप 4 श्लोक लिख दोगे, 4 ही श्लोक लिख दोगे। एक आपका 3rd नंबर वाला जो श्लोक था ये वाला, अगर आप इसको लिख दोगे तो 15 में से कहीं नहीं 12 नंबर तक कहीं नहीं, 5 श्लोक हुए सीधे सीधे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि श्लोक कम से थोड़ा कमांड बनाकर चलिए, खास करके जो इंपॉर्टेंट मेजर श्लोक है। आएंगे श्लोक नंबर 10 पर। लिख रहा है चिकित्सा के बारे में विशेष विचार। चिकित्सा के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आइए, पहला श्लोक लिख रहा है कारणम षोडश गुणम सिद्धो पाद चतुष्टयम विज्ञात विज्ञाता शासिता या उक्ता प्रधानम विषयगत ऋतु। यही कह रहा है बेसिकली, क्या कहते हैं कि जब चिकित्सा होती है तो चिकित्सा के लिए जरूरी है ये चिकित्सा के 4 पाद हैं, उन 4 पाद अपने अपने 4 गुणों से युक्त हो, और इसी को अपन क्या बोलते हैं षोडश गुणम युक्तम, षोडश गुणम सिद्धो। षोडश मतलब डॉक्टर के विचार है, रोगी के विचार है, औषधि के विचार है, परिचारक के विचार है, तो एक के 4 है तो 4 के 16 हो गए। तो इसलिए बोला जाता है कि चिकित्सा कैसे होनी चाहिए, षोडश कला युक्त, षोडश गुणम सिद्धम। जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा षोडश कला युक्त होता है, षोडश कला युक्त, तो उसके कंपेरिजन में शब्द आता है षोडशम कला युक्त। चिकित्सा के लिए शब्द आता है षोडशम कला युक्तम। आगे जाके आपको बताऊंगा, जब आगे पढ़ाएंगे, जब पढ़ेगी तो ये शब्द आएगा। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो चिकित्सा है उसके लिए जरूरी है कि षोडश गुण आपके पास होने चाहिए। फिर कह रहा है सेकंड हाफ में विज्ञाता शासिता या उक्ता प्रधानम विषयत्व, यानी जो क्या कहते हैं इसमें भी जो चारों हैं, इन चारों में प्रधान कौन है, आपका डॉक्टर, आपका विषयक प्रधान है। आपका विषयक जो यहाँ पर है वो प्रधान बताया गया है। प्रधान इसलिए बताया गया है कि विषय के अधीन यानी डॉक्टर के अधीन ही बाकी के 3 कंपोनेंट्स या 3 पार्ट होते हैं। अगर विषय अगर कमजोर होगा तो वो तीनों भी कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए बोले तो जो वैद्य हो उसके लिए बोला गया विज्ञाता होना चाहिए। विज्ञाता मतलब सब कुछ जानने वाला। ठीक है, फिर कह रहा है शासिता, शासिता मतलब शासन करने वाला, कंट्रोल में रखने वाला, दवाइयों को कंट्रोल में रखने वाला, परिचारक को अपने कंट्रोल में रखने वाला होना चाहिए। या उक्ता, ठीक है, या उक्ता प्रधानम, या का एक तरीके से आप कह सकती हो, क्या कहते हैं कि वो समय प्रधान बताया गया है और रोगों में उनके अनुसार ट्रीटमेंट भी देता है। यानी विज्ञाता सबको जानने वाला, औषधि को जानने वाला, शासिता शासन करने वाला, या उक्ता और क्या कहते हैं जिन औषधि को वो जानता है उनका रोग अनुसार यानी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है किस मेडिसिन की, उसके अनुसार उसको प्रयोग करने वाला। अगला बढ़ेंगे चिकित्सा की प्रधानता में उदाहरण। क्या उदाहरण कह रहा है, कह रहा है कि जिस तरीके से जब हम क्या कहते हैं खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हुए भंडारा वगैरह होता है तो उसमें ईंधन चाहिए होता है, मतलब लकड़ी वगैरह, अग्नि चाहिए होती है, और पात्र चाहिए रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि जिस तरीके से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सेनापति चाहिए रहता है, भूमि चाहिए रहती है, यहाँ पर युद्ध होगा, सेना चाहिए रहती है, अस्त्र शस्त्र चाहिए रहते हैं, उसी तरीके से जब आपको रोग को दूर करना होता है तो आपको औषधि चाहिए, परिचारक चाहिए, रोगी चाहिए और वैद्य चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब तक वैद्य प्रवृत्त नहीं होगा, मतलब वैद्य कोशिश नहीं करेगा, तब तक बाकी 3 कंपोनेंट्स का होना बेकार है। इसलिए कहा जाता है कि चिकित्सा में जो प्रधान कारण कौन है, वैद्य है। यानी जब तक वैद्य की प्रवृत्ति नहीं होगी, यानी वैद्य नहीं चाहेगा कि चिकित्सा ठीक हो। अगर ये डॉक्टर नहीं चाह रहा, डॉक्टर ने दवाई दी नहीं, तो औषधि अकेले क्या कर लेगी। डॉक्टर ने क्या कहते हैं जो कंपाउंडर्स को सुपरवाइज नहीं किया, उसको गाइडलाइन ही नहीं दी कि आपको ये मेडिसिन पेशेंट को देनी है, तो पेशेंट क्या कहते हैं जो कंपाउंडर क्या देगा। डॉक्टर ने पेशेंट से बात ही नहीं की आपको ये खाना है, ये पथ्य है, ये पथ्य है, इसका सेवन करना है, इसका सेवन नहीं करना है, तो पेशेंट क्या खाएगा, किसका सेवन करेगा, कौन उसकी कंफ्यूजन दूर करेगा। यानी जब तक वैद्य चिकित्सा में प्रवृत्त नहीं होगा, जब तक डॉक्टर खुद नहीं चाहेगा कि हाँ इसको ठीक करना है, तब तक चिकित्सा संपूर्ण नहीं होगी। सिंपल है, बहुत आसान बात है। आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं है इसमें, बस ये कह रहा है कि जिस प्रकार मिट्टी, दंड यानी डंडा, चक्र और सूत्र इन चारों के रहते हुए भी बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं सकती। मतलब घड़ा बनाने के लिए मिट्टी भी आपके पास, वो मशीन भी है, वो चक्र के गोला घुमाने वाला, उसके अलावा आपके पास सूत्र धागा भी है, सब कुछ है। मतलब जो घड़ा बनाने के लिए सामान चाहिए होता है, लेकिन कुम्हार नहीं है, तो क्या ही मतलब है। फिर क्या ही मतलब है, आपके पास कार भी है, कार में पेट्रोल भी है, चाबी भी है,
लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो कार कौन चलाएगा? ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या कहते हैं बात हो गई। फिर लिख रहा है रोगी, परिचारक और औषधि, इन तीनों पादों के रहते हुए जो भयंकर रोग, यानी रोगी भी है, परिचारक भी है, औषधि भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखो, यहाँ पर किसकी बात नहीं हुई, यहाँ पर विषक नहीं आया, यहाँ पर विषक नहीं आया, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर विषक नहीं आया। कह रहा है रोगी भी आ गया, परिचारक भी आ गया, औषधि भी आ गई, ये तीनों अपने संपूर्ण गुणों से युक्त है। कह रहा है कि रोगी, परिचारक और औषधि, इन तीनों पादों के रहते हुए जो भयंकर रोग गंधर्व नगर के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे रोग जो शीघ्र ही अपने उपाय की प्रतीक्षा करते हैं, वह रोग तीनों पादों के रहते हुए शीघ्र बढ़ जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में क्रमश ज्ञानी तथा अज्ञानी व्यक्ति ही कारण होता है, यानी रोग की शांति में और रोग की उत्पत्ति में। पहले एग्जांपल से कहा गंधर्व नगर के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, मतलब जो रोग है, जिस तरीके से गंधर्व नगर नहीं टिकता परमानेंटली, कुछ समय में नष्ट हो जाता है, उसी तरीके से रोग भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि जो रोग शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं, उन्होंने बोला कि रोग की उत्पत्ति और रोग की शांति, इसमें कौन जिम्मेदार है? आप कह सकते हैं इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें आपका ज्ञानी और अज्ञानी वैद्य ही जिम्मेदार है। यानी अगर रोग की शांति हो रही है, रोग की शांति हो रही है, तो कौन है वैद्य? ज्ञानी है। वैद्य कैसा है? ज्ञानी है। और अगर रोग की उत्पत्ति हो रही है, तो वैद्य कैसा है? अज्ञानी। अज्ञान है, उसको कुछ अकल वकल नहीं है, अज्ञानी है। ठीक है, तो यही बात इस पूरे पैराग्राफ में कही गई है। आप पढ़ के देखेंगे तो यही आपको समझ में आएगा, यही इसमें से निकल के आ रही है बात। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे नीचे कह रहा है अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध। वो कहते हैं कि अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, यानी अपने आप को अग्नि में, आग में झोंक देना अच्छा है, लेकिन अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा इससे अच्छा आप आग में कूद जाओ, इससे अच्छा आप आग में कूद जाओ, इससे बेहतर है आप आग में कूद जाओ, एज कम्पेयर टू आप अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराओ। परम आत्मा हेतु अज्ञानम ना चिकित्सा प्रवर्तिता, यानी आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं, अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा, इससे अच्छा कि हम क्या कहते हैं अज्ञानी वैद्य की चिकित्सा कराएं। क्योंकि क्या होगा, जो अज्ञानी वैद्य है, ठीक है, अज्ञानी वैद्य क्या होता है, जिस तरीके से एक तरीके से तुक्का सिस्टम होता है, कि मैं आपको बताऊंगा, ये तुक्का सिस्टम चैप्टर 10 में भी साथ में एक्सप्लेन करूंगा। जो वैद्य अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी, वो क्या कहते हैं जब किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो लाइक एज जैसे कोई नाव है, उस नाव की कोई मांझी नहीं है, और वो तूफान समुद्र में ऐसे ही चली जा रही है। हो सकता है किनारा मिल जाए और हो सकता है डूब जाए, लेकिन डूबने के चांस ज्यादा रहेंगे, बस किस्मत भरोसे है। उसी तरीके से जो अज्ञान निवेद होता है, वो चिकित्सा के लिए अपना कर्म निभाता है, यानी चिकित्सा हो गई तो हो गई, नहीं तो वो उस पेशेंट को, उस रोगी को मृत्यु के दर तक ले जाएगा। यानी जिस तरीके से तूफान में बिना मांझी की नौका इधर से उधर राम भरोसे, या कह सकते हो किस्मत के भरोसे, भगवान भरोसे चलती है, उसी तरीके से जो अज्ञानी वैद्य होता है, जब वो चिकित्सा करता है, तो उसकी चिकित्सा भी राम भरोसे, ये कह सकते हो बस ऐसी चल रही है, काम चल रही है, गाड़ी चल रही है, कभी नहीं कह नहीं सकते कि कब गाड़ी जवाब दे जाए। ठीक है, तो यही बात इसमें कह रही है कि अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, किंतु अज्ञानी वैसे चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति ना देखने के कारण भयभीत होकर डरपोक व्यक्ति के समान हाथ या डंडे से टटोल टटोल चलता है, उसी तरीके से वायु के बसीभूत नौका जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, वहां स्थिति मूर्ख की चिकित्सा करनी होती है। बताया ना कि जिस तरीके से जब कोई तूफान आ रहा है और कोई नौका है जल में जिस प्रकार चल रही है अपने अपने हिसाब से, कभी इधर कभी उधर, कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, उसी तरीके से मूर्ख वैद्य का होता है, उसकी चिकित्सा कर्म बस चल के आप करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर एक शब्द आए, एक तो यदृच्छा, एक विषयमानी, दोनों को अंडरलाइन करेंगे। यदृच्छा का मतलब होता है भगवान के भरोसे, या फिर ऐसे ही। यदृच्छा मतलब हो गया, जैसे मैंने बोला क्या कहते हैं कि तुम्हारी क्या कहते हैं, आगे जाके चैप्टर 11 बताऊंगा यदृच्छा। कुछ लोग यदृच्छावादी होते हैं, यदृच्छावादी मतलब एक तरीके से कह सकते हो भगवान को मानना, ऐसा नहीं कहेंगे हम कि भगवान को मान रहे हैं वो, हम कहेंगे उनसे पूछोगे कि क्या कहते हैं ये काम कैसे हो गया, अरे ऐसे ही हो गया ये काम, तुम्हारी भूख कैसे मिट गई, तो वो ये कहेंगे कि ये नहीं बोलेंगे कि हमने खाना खाया इसलिए भूख मिट गई, वो बोलेंगे हमारी भूख ऐसे ही मिट गई। हम उनसे पूछेंगे कि घड़ा कैसे बन गया, तो वो ये नहीं बोलेंगे कुमार ने बनाया, वो बोलेंगे ऐसे ही बन गया। और कहा भी जाएगा आगे जाकर के यदृच्छावादी होते हैं ये प्रत्यक्ष विरुद्ध होते हैं, यानी आप जानते हो कि किसी को भूख लग रही है तो भूख ऐसे ही नहीं मिटेगी, भूख कैसे मिटेगी, जब वो कुछ खाएगा,
और जब आप उनसे पूछोगे वो क्या कहेंगे, अरे भूख तो ऐसे ही मिट गई, खाना वाना तो बस नाम के लिए है। यानी वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहे हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखा, खुद फील करा कि भूख कैसे मिटती, कुछ हम खाते हैं तब जाकर के भूख मिटती है। लेकिन जो यदृच्छावादी होते हैं उनको कहना है कि भूख ऐसे ही मिट जाती है। आप अपनी आंखों से देखते घड़ा कैसे बनता है, जब कुम्हार उसमें इन्वॉल्व होता है, मिट्टी लाता है, धागा लाता है, उसको डंडे से घुमाता है, तब जाकर के घड़े की उत्पत्ति होती है। लेकिन यदृच्छावादी क्या बोलेगा, अरे इस घड़े की उत्पत्ति तो ऐसे ही हो गई। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से यदृच्छावादियों से हम बहस ही नहीं करते। बहस उससे करी जाती है, बातचीत उससे करी जाती है जो बातचीत को समझे, सुने या बातचीत करने योग्य हो। लेकिन जो बातचीत करने योग्य ही नहीं है उससे बातचीत नहीं करी जाती। ठीक है, अगर आप में से क्या कहते हैं कोई डाउट पूछ रहा है तो उससे बात करी जाएगी, लेकिन आप मुझे पहले से ही सोच के बैठा है कि मैं बात माननी नहीं है, क्या कहते हैं भले ही क्या कहते हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी बस बहस करे जा रहा है और सोच कर बैठा है नहीं, क्या कहते हैं मुझे तो किसी की सुननी नहीं है, मैं ही ठीक हूँ, तो फिर उससे बहस करने का मतलब नहीं है। उससे आप सिंपल कह दोगे ठीक है आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं हम आपकी बात ठीक मानते हैं, क्या करा जाए फिर, क्योंकि बहस ठीक। तो यदृच्छा में मैं आपको बात बता रहा था कि यदृच्छावादियों का मत होता है आप उनसे बहस नहीं कर सकते, बहस उसी करी जाती है जो बहस करने के योग्य हो, जो तर्क करने के योग्य हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध होते हैं। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को हर एक दर्शन ने असत्य किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण एकमात्र प्रमाण ऐसा है जिसको कोई भी दर्शन नकारता नहीं है। जहां तक कि आपका चार वाक सिर्फ और सिर्फ आपका प्रत्यक्ष को मानता है और किसी प्रमाण को नहीं मानता। ना वो आपको उपदेश को मानता, ना वो अनुमान को मानता, ना वो युक्ति को मानता। लेकिन क्या कहते हैं जो प्रत्यक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है। प्रत्यक्ष से अगर विरोध कोई तो आप उससे बात ही नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हो गई। तो इस श्लोक में मतलब कुछ नहीं लिख रहा है कि नियत आयु वाले शरण में आए हुए रोगियों को यदि भाग्यवश से अच्छा कर लेने पर वैद्य अभिमानी मूर्ख यदि अनियत वाले सैकड़ों आयु रोगियों को मार डालता है, तो समझेंगे यहाँ पर आप अज्ञानी वैद्य की बात की। उन्होंने कहा है ज्ञानी वैद्य अगर लक से, किस्मत से, बाई चांस, भाग्य से अगर उसने एक भी रोगी ठीक कर दिया तो वो एकदम इतना खुश हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया, और उसी बात में देख करके अगर और रोगी उसके जाल में फंस जाते हैं, रोगी तो उसने एक रोगी किया है, वो अपनी कंसेप्ट यानी अपने ज्ञान के आधार पर नहीं किया, वो तो बस उसने एक तरीके से कह सकते हो कि किस्मत के आधार पर भाग्य से कर लिया है। ठीक है, अब आगे आएंगे प्राण अभिसर वैद्य के लक्षण। यानी प्राण अभिसर मतलब जो प्राण की रक्षा करे। प्राण अभिसर किसको बोला गया है, प्राण की रक्षा करने वाले वैद्य को प्राण अभिसर वैद्य बोला गया है। तो इसके चार गुण होते हैं, लिखा गया है भिषक चतुष्ट युक्तम। इसके अंदर चार कर्मों की प्रधानता देखी जाती है। क्या चार कर्म, तो देखते हैं। पहला, पश्चिम शास्त्रे अर्थ विज्ञाने प्रवत्तो, यानी शास्त्र अर्थे मतलब शास्त्र के अध्ययन में तत्पर, यानी पढ़ाई तत्पर रहे, को सीखने के लिए तत्पर रहे। कर्म दर्शन मतलब उसको देखने में तत्पर रहे। ठीक है, ये दो तीन बातें तक हमने देखी। शास्त्र के अर्थ में पढ़ने, विज्ञान मतलब उसका ज्ञान करने में तत्पर रहे, प्रवृत्त तो उसको करने में भी तत्पर रहे। यानी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों में इंटरेस्टेड हो। कर्म दर्शन है उसको देखने में इंटरेस्टेड हो और कर्म करने में भी इंटरेस्टेड हो। यानी आप कह सकते हो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बात आ रही है। यानी चार बातें आप, पहला अर्थ को जानने में तत्पर, दूसरा क्या कहते हैं जो अध्ययन है, पहले तो पढ़े हो उसको, पढ़ने में तत्पर रहे, पढ़ने को जान समझने में तत्पर रहे, जानने के बाद उसको करने में तत्पर रहे, और करने के बाद उस बात करे। यानी पहले किताब खोलना पसंद करे, किताब को समझना प्रेफर करे, किताब को देख करके समझ करे, प्रैक्टिस करना प्रेफर करे, और उस प्रैक्टिकल को बार बार देखना प्रेफर करे। यानी अध्ययन में तत्पर रहना, पढ़ने में तत्पर रहे, शास्त्र के अर्थ को समझने में परिश्रम करना, यानी जो शास्त्र का अर्थ है उसको समझने में उचित प्रयास करें, मेहनत करें, स्वयं करना, और जो क्रिया है जो प्रैक्टिकल उसको खुद करे, और जो कर्म हो रहे हैं उसको बार बार देखने का प्रयास करे। तो यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए कि पहले किताब पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो, उसके अर्थ उसके मीनिंग को समझने में भी इंटरेस्ट हो, करने में, देखने में भी इंटरेस्ट हो। यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों में इंटरेस्ट उसको रहना चाहिए। ये चार गुण इसके अंदर मिलते हैं, उसी को अपन प्राण अभिशाप वैसे बोलते हैं, और वो ही प्राणी मात्र कल्याण करेगा और वो ही प्राणों की रक्षा करने वाला बताया गया है। नीचे लिख भी रहा है प्राण अभिशाप की व्युत्पत्ति क्या है, प्राणान गच्छतो व्यावर्त्यति प्राण, प्राण को भी लौटा लाता है।
ठीक है, जो जाते हुए प्राण को, मतलब उम्मीद नहीं है पेशेंट बच पाएगा, इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी उन प्राणों को लौटा कर लिया है, उसको अपन प्राण अभिसार बोलते हैं। प्राणों की रक्षा करना, प्राणों को लौटा कर लेके आने वाले को ही प्राण अभिसार बोलते हैं। अब बात आती है राजा की योग्य वैद, यानी किसको अपन राज वैद, पहले जमाने में क्या होता था, अगर आपने कहानी सुनी होगी महाराणा प्रताप की, चौहान की, ठीक है, या प्रभु श्री राम की, या फिर रावण की, तो आपने देखा होगा कि उनके कक्ष या महल के निकट जो राज दरबार में बड़े बड़े राजा हैं, वो अपने कक्ष के निकट निकट एक वैद्य को रखते थे, वैद्य को रखते थे, उनको या उनके फैमिली में या फिर उनके मंत्रियों को या फिर सेनापतियों को भी दिक्कत जाए, जो लड़ने जा रहे हैं, परिवार में ही रात में कोई समस्या हो जाए, तो डॉक्टर के लिए भागेगा राजा, तो अपने पास वैद्य रखा था, उसका फैमिली डॉक्टर कहता, उसका काम कह रहा है कि क्या बताएगा, तो पहला कह रहा है हेतु लिंगे प्रश्मने रोगाणाम अपनर्भवे, यानी अगर राजा को हो रहा है, कारण है, कारण खत्म कर दे, लिंग सिम्टम को खत्म कर दे, प्रश्न रोग की शांति कर दे, चौथा रोग दोबारा निकल के ना आए ऐसे भी उपाय कर दे। यानी जो राजा की योग्य वैद्य है, वो जिन नेताओं के कारण, जिन कारणों से इस रोग की उत्पत्ति के कारणों को खत्म कर देता है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं सिम्टम्स को भी खत्म कर देता है, उस लिंग को भी खत्म। पता नहीं आज नेटवर्क को क्या हो गया। तो आपको चारों गुण राजा के वैद्य के गुण की आवाज आई, समझ में आए यहाँ तक? राजा के चार गुण कौन कौन से बताए गए राजा वैद्य के, राज वैद्य के? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चार गुण जो मैंने अभी आपको राज वैद्य के बताए, ये चार गुण आपको सुनाई आए, समझ में आए कि दोबारा रिपीट करना है मुझे? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वो आवाज काफी कट रही है। अच्छा अच्छा, पता नहीं आज क्या दिक्कत हो रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हेतु लिंगी प्रश्मने, अभी बिना स्क्रीन की सुनिएगा आप, हेतु लिंगी प्रश्मने पुनर्भवे, यानी एक तरीके से कहते हो जो हेतु मतलब जिस कारण से रोग की उत्पत्ति हो रही है उन कारण को खत्म कर दे। हेतु लिंगे, लिंगी मतलब जो लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उस सिम्टम्स को खत्म कर दे। लिंगे के बाद प्रश्मने, और जो व्याधि है उसका शमन कर दे, प्रशमन कर दे, प्रश्मने। रोगाणाम पुनर्भवे, और रोग पुनर्भव मतलब वापस लौट करके ना आए, यानी सबसे पहले तो कहते हैं जो इन कारण से रोग हो रहा है उन कारणों को खत्म कर दे, लेंगे क्या कहते हैं उन सिम्टम्स को खत्म कर दे, प्रशमने रोग को शांति के उपाय कर दे, रोगाणाम पुनर्भवे, और रोग की पुनः उत्पत्ति ना हो इसकी भी व्यवस्था कर दे। ये आप कह सकते हो राजा के योग्य व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं, यानी कारणों को भी खत्म कर रहा है, जो लक्षण आ रहे हैं लक्षणों को भी खत्म कर रहा है, रोग को भी शमन कर रहा है, और रोग दोबारा ना लौट करके आए इसकी भी व्यवस्था कर रहा है। तो ध्यान रखोगे कि हेतु लिंगे प्रश्मने रोगाणामा पुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम यस्या राजा हो विषम, यानी कि उस विषम को आप कहोगे कि ये राजा के योग्य है, जो इन चारों बातों का ध्यान रखे, यानी जो जिस कारण से रोग हो रहा है उस कारण को खत्म कर दे, जो सिम्टम्स आ रहे हैं सिम्टम्स को खत्म कर दे, जो क्या कहते हैं रोग है उस रोग को भी शांत कर दे, और रोग लौट करके ना आए ऐसी व्यवस्था भी कर दे, उसको अपन राजा के योग्य वैद्य के लक्षण या राजा के योग्य वैद्य कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे अपन क्या कहते हैं स्क्रीन आगे बात करते हैं, नेट डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपन इसी चैप्टर को पूरा करेंगे। थोड़ा चैप्टर बचा है 10 मिनट का, 10 या 5 मिनट का मुश्किल से, अपन इस चैप्टर को पूरा करते हैं फटाफट। आइए, तो देखिए फिर आगे लिख रहा है शस्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्व। पात्र मतलब जिसमें रखा जाता है। अब देखिए पात्र के बारे में क्या बोला गया है, शस्त्र, शस्त्र मतलब जो आपका क्या कहते हैं हथियार है, हथियार के लिए बोला जाता है तलवार हो गई या फिर क्या कहते हैं भाला हो गई, ये क्या है शस्त्र है। शास्त्र जो कि किताब है, और जल, ये पात्र की अपेक्षा करते हैं, यानी जिस पात्र में रखोगे उन्हीं के दोष और गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पात्र जैसे जल है, जल को अगर आप तांबे के बर्तन रखोगे तांबे के गुण उसके अंदर आ जाएंगे, एल्यूमिनियम में रखोगे तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएंगी। यानी जल हुआ, शास्त्र हुआ, शस्त्र हुआ, इसको आप जिस पात्र में रख दोगे, जिस कंटेनर में रख दोगे, उसी की प्रॉपर्टी उसी के अंदर डेवलप हो जाएंगी। यानी वाटर हुआ, यानी पानी हुआ, शास्त्र हुआ, शस्त्र हुआ, ये पात्र की अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा इन द सेंस जिन पात्र को रखा जाएगा उन्हीं पात्र के क्वालिटीज और
जो प्रॉब्लम्स हैं या कह सकते हो जो दोष हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। यानी अगर आपको वाटर को आपने तांबे के बर्तन में रखा तो उसके आपके गुण आ जाएंगे। अगर आपने उसको एल्यूमिनियम रखा तो एल्यूमिनियम के जो दोष है वो दोष उसके अंदर आ जाएंगे। यानी कौन कौन से हुए, शस्त्र, शास्त्र और जल, ये तीनों पात्र की अपेक्षा रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है उत्तम वेद के 6 गुण। श्लोक की पहली लाइन याद करोगे, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। 3VST के इस तरीके से याद करोगे, 3VST के यानी विद्या वितर्को विज्ञानम, ऐसे स्मृति, टी से तत्परता, के से क्रिया। यानी विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, ये उत्तम वेद के 6 गुण बताए गए। यानी विद्या हो, वितर्क तर्क कर सके, विज्ञानम ज्ञानवान हो, स्मृति यानी चीजों को याद कर सके, तत्परता चिकित्सा करने में तत्पर रहे, तैयार रहे, क्रिया और चिकित्सा करे, तत्पर भी रहे और चिकित्सा करे भी। यानी होशियार हो, विद्या हो, वितर्क कर सके, बातें कर सके, तर्क कर सके, विज्ञान क्या कहते हैं उसको, ज्ञान हो शास्त्र का, स्मृति याद करे, याद रखे चीजों को, तत्परता चिकित्सा में तत्पर रहे, एक्साइट रहे, और क्रिया यानी चिकित्सा करे भी। ठीक है। अब आगे कुछ और ये आप 21 वाली बात करें तो अगर आपको 21 का हाफ स्लोक याद हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, 3VST के करके याद कर लोगे। बात आती है 22 आपको याद नहीं करना कुछ भी इसमें, 22 याद नहीं करना, रीड कर लोगे कि विद्या यानी आयुर्वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना, मति उसकी जो बुद्धि है वो निर्मल हो, साफ हो, कर्म दृष्टि यानी चिकित्सा कर्म को जो प्रोसीजर उनको बार बार देख चुका हो, कर्मों का अभ्यास कर चुका हो। ठीक है, ये सब बात बताई गई है कि इन 6 गुणों में से यदि एक गुण भी है तो वैद्य का नाम उसको देने के लिए पर्याप्त है। फिर आता है शास्त्र और बुद्धि का संबंध। तो ये कह रहा है जो आपकी बुद्धि है ये दर्शन कराने योग्य है, और जो शास्त्र है वो ज्योति है। यानी शास्त्र क्या है, ज्योति। यानी शास्त्र की मदद से, शास्त्र वो ज्योति है जो आपको कह सकते हो बुद्धि रूपी दर्शन या दर्शन रूपी बुद्धि कराने का काम करते हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे आप कोई भी वस्तु देख रहे हैं तो देखने के लिए एक तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक आपकी आंखों के अंदर जो अग्नि महाभूत है या फिर कह सकते हो जो क्या कहते हैं ज्योति है उसका होना जरूरी है। तो यानी आप ज्योति की वजह से देख पा रहे हो, किसके से देख पा रहे हो, ज्योति की वजह से देख पा रहे हो। तो ज्योति क्या है, यहाँ पर शास्त्र है। यानी आप शास्त्र की वजह से वस्तु को ज्ञान कर पाओगे, और वस्तु को ज्ञान जो कर पा रहे हो उससे जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है वो दर्शन है। यानी शास्त्र की वजह से, या ज्योति क्या है, ज्योति को शास्त्र है जिसके सबको ज्ञान हो रहा है, और जिसका ज्ञान हो रहा है वो बुद्धि है। ज्ञान मतलब बुद्धि, एक ही बात है, ज्ञान और बुद्धि, और वो ज्ञान जो होगा वो दर्शन होगा। तो लिख रहा है वस्तु को प्रकाशित करने के लिए, वस्तु को दिखाने के लिए शास्त्र ज्योति के समान है। जिस तरीके से बिना रोशनी के, बिना ज्योति के आप देख नहीं सकते, उसी तरीके से बिना शास्त्र के आप चीजों को ज्ञान नहीं कर सकते। और शुद्ध बुद्धि दर्शन के समान है, और जिसकी बुद्धि शुद्ध है, साफ है, उसको ही दर्शन यानी कि नेत्र के समान, या नेत्र का जो काम होता है देखना, तो वस्तुओं को देख पाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात थी, ज्यादा नहीं डिटेल में जाओगे। पहला लाइन अंडरलाइन करोगे, शास्त्रम, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धि आत्मना। इसका रेफरेंस कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस अध्याय में से बताया गया है, शास्त्रम ज्योतिम प्रकाश अर्थम दर्शनम बुद्धि आत्मना। ठीक है, तो आप याद करोगे कहाँ बताया गया, ऐसा चरक सूत्र 9 में बताया गया है। आगे लिख रहा है चिकित्सक को सदा गुण बढ़ाना चाहिए। कह रहा है कि जो चिकित्सक है इसको हमेशा अपने गुण, अपनी क्वालिटी बढ़ाते रहना चाहिए, हमेशा अपने ज्ञान वृद्धि करते रहना चाहिए, हमेशा पढ़ाई करता रहना चाहिए, हमेशा विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, इन गुणों की वृद्धि करते रहना चाहिए। क्यों वृद्धि करते रहना चाहिए, तो बताया गया चिकित्सा के जो 4 पाद हैं, डॉक्टर हो गया, विषय हो गया, द्रव्य हो गया, उपस्थता हो गया, रोगी हो गया, इन चारों में विषय प्रधान है। अगर विषय अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव नहीं करेगा तो ये तीनों कैसे आगे बढ़ेंगे, ये तीनों तो वैद्य पर ही हावी बढ़ जाएंगे। खुद सोचिए, जो डॉक्टर होशियार नहीं होते, कुछ जानते नहीं है, तो जो कंपाउंडर होते हैं या नर्सिंग स्टाफ होता है वो हावी पड़ जाता है डॉक्टर में। हावी क्यों पड़ जाता है, कह सकता है कल को वो भी, कहते हैं कि डॉक्टर कैसे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाना तो आता नहीं है, बीपी मेजर करना तो आता नहीं, आए डॉक्टर बने, इससे अच्छे तो हम है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो डॉक्टर है अपने गुणों की वृद्धि करें, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। ये नहीं कि पेशेंट आया, खून बह रहा है, डर गए एकदम से, तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आपको चिकित्सा में एक्साइट रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, और करनी भी चाहिए चिकित्सा। ठीक है, तो आपको विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, ये पॉइंट याद करना है, 3VST करके। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है चिकित्सा के प्रधान है, श्रेष्ठ है, तो उसको हमेशा अपने गुणों की वृद्धि करनी है। बुद्ध गुणों की वृद्धि क्यों करनी है, क्योंकि वो प्रधान है, और जो प्रधान होता है, सुपीरियर होता है, उसको जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जिम्मेदारी कैसे ज्यादा होती है, उस पर पूरे राज्य का राजा होता है, राजा पर क्या है, पूरे राज्य का कारोबार है, पूरा जिम्मेवार है। तो जरूरी है कि राजा परफेक्ट हो।
अगर प्रजा है, सेनापति परफेक्ट ना हो चलेगा, लेकिन राजा का परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि राजा का कोई भी गलती करेगा तो पूरे राज्य पर, पूरी प्रजा पर भारी पड़ सकती है। आगे लिख रहा है मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्यम प्रीति रूपेक्षणम प्रकृति स्थितु भूतेषु वैद्य वृत्तिश चतुर्विधा। देखिए याद करने का चरक में ये समस्या है इन्होंने कि याद करने का बहुत है, रेफरेंस बहुत कुछ ले जाते हैं कि ये किस अध्याय में दिया गया है। तो मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्यम प्रतिरूपेक्षणम, ये भी रेफरेंस आता है। तो आप इसको भी रेफरेंस से याद रखोगे कि अगर आप पूछ लीजिए ये लाइन आ जाए उठा करके पीजी पेपर में कि मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रतिरूपेक्षणम, ये कहाँ दी गई है, तो आपको टिक कर देना है। फिर कह रहा है, देखिए ये हेडिंग है वैद्य की चार प्रवृत्तियां, चार वृत्तियां। क्या वृत्तियां मतलब क्या होना चाहिए वैद्य के अंदर, यानी जो वैद्य के मूवमेंट है क्या होना चाहिए। पहला मैत्री, यानी मैत्री मतलब जो भी पेशेंट उसके पास आ रहा है या जो भी उसके कॉन्टेक्ट में प्राणी है उसके साथ उसका मित्रता यानी फ्रेंडशिप का बिहेवियर होना चाहिए। ये नहीं हर किसी से लड़े झगड़े, नहीं, दोस्ती का बिहेवियर होना चाहिए। उससे कोई कैसे पूछे कल को तो कोई तुम डॉक्टर बन गए, तुम्हारी ड्यूटी क्या कहते हैं किसी क्या कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी किसी गांव में लग गई, कोई पेशेंट आता है दारू पी करके चार गाली देता है, भले ही मैटर नहीं करता तुम क्या कहते हैं लेडीज हो जेंट्स हो, यानी मेल डॉक्टर हो फीमेल डॉक्टर हो, उसको नहीं पता, वो तो गांव में है, गांव का रहने वाला है, आएगा चार गाली देगा और गाली देगा, इसका तो ये थोड़ी तो मार के भगा दो, तुम उसका चिकित्सा या ट्रीटमेंट नहीं करोगे। बाद में हो सकता है तो उसको पुलिस को सौंप दो कि बदतमीजी कर रहा था या कुछ भी, लेकिन उस टाइम तुम क्या कहते हैं उसका ट्रीटमेंट करोगे। यानी ये नहीं क्या कहते हैं कि तुम उसको मारने लग जाओगे, तुम बहुत बड़े क्या कहते हैं बड़का डॉक्टर हो या फिर तुम्हारी क्या कहते हैं बॉडी बन रही है तो तुम उसको मारोगे, ऐसा नहीं करोगे तुम उसको। तुम क्या करोगे उसका ट्रीटमेंट करोगे, और ट्रीटमेंट भी बड़े प्यार से करोगे कि अरे बेटा तुम क्यों दारू पी लेते हो, मरना है क्या तुम्हें, प्यार से उससे कुछ भी बोल दो कि तुम मरना है, लिवर फेल हो जाएगा मर जाओगे अभी साले यहीं पर, उससे कुछ भी बोल दो तुम, लेकिन एक तरीके से तुम्हें उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखना है, फ्रेंडशिप नेचर रखना है, मैत्री। नंबर टू आर्तेषु कारुण्यम, और दया का भाव रखना। ये नहीं कि अगर वो रो रहा है करा रहा है तुम हंस रहे हो मजाक उड़ा रहे हो कि और क्यों दारू बेटा, अब तो ऐसी तुम तकलीफ हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं डराना उसको, प्यार से बात करनी है उससे, प्यार से बात करनी है और उस पर दया रखनी है। तीसरा शक्य प्रीति, शक्य प्रीति चिकित्सा प्रेम पूर्वक करनी है, रो रहा है या फिर दर्द हो रहा है उसको तो एकदम रुक जाओ, अभी तुम उसको कहते हैं उसको कोई घाव हो गया है इसमें तुम सैनिटाइजर या डिटॉल कुछ लगा रहे हो और उसे जलन हो रही है तकलीफ हो रही है तो तुम्हें रुक जाना है या फिर प्रेम पूर्वक क्रिया करनी है। फिर प्रकृति स्थितेषु भूतेषु उपेक्षणम, यानी अगर असाध्य रोग है, असाध्य रोग आपको पता चल रहा है असाध्य ठीक नहीं होगा, कैंसर पेशेंट है मरने वाला है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। असाध्य रोगी या रोग में उपेक्षा, उपेक्षा मतलब आपको उसमें ट्रीटमेंट नहीं करना। तो ये चारों बात आपको ध्यान रखनी है कि दोस्ती का भाव रखना है, प्रेम रखना है उससे, दया रखनी है और असाध्य रोग की उपेक्षा करनी है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, उससे बोल देना कि आप हम नहीं कर पाएंगे, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। कभी भी आप देख रहे हो भले एमबीबीएस या कोई भी हो अपने क्लिनिक में नहीं चाहता कोई भी कलेश बने जिससे क्लिनिक बंद होने की नौबत आए, एक पर्टिकुलर लेवल में बदनामी हो। जब भी क्लिनिक पर किसी पेशेंट की डेथ होती है, बहुत रेयर सुना हो क्लिनिक पर डेथ हो गई, हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ होती है। अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है तो इतनी बदनामी नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है आते ही भी सीवियर केसेस हैं, जबकि क्लिनिक में आप, क्योंकि क्लिनिक आपका खुद का है, क्लिनिक जब आपका खुद का है तो आप कोई भी क्या कहते हैं झंझट कोई भी हेडक अपने सर पर नहीं लेंगे। इसलिए कोशिश करना अगर आपके क्लिनिक पर कोई आता है, कोई असाध्य रोगी है, कोई मरने वाला है, तो कोशिश करें उससे बचने की, बोल दें उससे कि प्लीज हो सकता है कि कहीं और जाके बच जाए, जैसे टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कुछ रोगियों को असाध्य बोला गया है, जैसे जो मुख से मल का वमन करता है उसके लिए बोला जाता है कि वो असाध्य है, लेकिन आज की टेक्निक में एलोपैथी इतना डेवलप कर गई है, मॉडर्न साइंस इतना डेवलप कर गई है, उसको भी बचा लिया जाता है, बचा लिया जाता है। अब क्या करा, आपके लिए असाध्य है यानी बोल देगा आप चिकित्सा नहीं कर पाओगे, अब आपने क्या करा उसको भर्ती कर लिया, बाई चांस वो मर गया तो क्या होगा, आपके शास्त्र मना करी गई थी लेकिन फिर भी आपने बात नहीं मानी और अपने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, गलती आपकी है। लेकिन इससे दो नुकसान हुए, एक तो आपका क्या कहते हैं आपका मनोबल गिर जाएगा, आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या कहते हैं, अभी तो बेसिक नुकसान बता रहा हूँ, उसके अलावा नुकसान तो बहुत है, अभी चैप्टर 10 में बात करूंगा मैं, तो कहते हैं लेकिन दूसरा नुकसान क्या होगा, हो सकता है अगर वो हायर इंस्टीट्यूट में चला जाता या हायर प्लेस पर अच्छे हॉस्पिटल में चला जाता तो बच जाता, यानी आपको भी मनोबल गिर जाएगा कि मैंने क्या कर दिया। दूसरा एक जने का व्यक्ति चला जाएगा, तो ध्यान रखना है कभी भी क्लिनिक पर असाध्य रोगी का या फिर जो मरण उसका निकट है मरने वाला है तो उसको अपने सर नहीं लेना। फिर आगे ले रहा है अध्ययनगत विषयों का उपसंग्रह, यानी इसमें क्या क्या पढ़ा, तो इसमें आपने बेसिकली चार पाठ पढ़े, उसमें वेद की प्रधानता पढ़ी, प्रकृति विकृति पढ़ी, ये सब बातें पढ़ी। फिर लिख रहा है विषक प्रधान हाईलाइट कर रखा है और इसमें विषक की प्रधानता रही।
क्योंकि चैप्टर 9 था, कुछ नहीं था देखा जाए तो इसके अंदर बस चिकित्सा के 4 पाठ, चिकित्सा का परिभाषा और प्रकृति विकृति के बारे में चर्चा थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था। तो आप मुझे बताइए कि क्या चैप्टर 9 क्लियर है? कोई ऐसी बात जो रिपीट करनी हो आप बताइए, कोई रिपीट करनी कोई बात ऐसी? क्लियर है यहाँ तक? सब बच्चे बताएंगे मुझे चैट सेक्शन में या माइक पर बता सकते हैं। क्लियर है चैप्टर 9? चैप्टर 9 क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सब बच्चे बताइए, और बच्चे बताइए क्लियर है कि नहीं है? यस सर। कोई बात ऐसी एक बार अपने किताब के पेज पलट लीजिए, कोई बात ऐसी जो दोबारा समझ नहीं हो किताब के पेज पलट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ना आप कहीं जा रहे ना मैं कहीं जा रहा। एक बार आप किताब के पन्ने पलट लीजिए कि कुछ और सर पूछ या शीशा बताओ। सर वो आपने एक बोला था 6, 7, 9, 12, तो सर वो मतलब सुन नहीं पाए थे, मतलब वो बता दीजिए एक बार फिर से, लिख नहीं पाए थे। कौन सा? समझा नहीं मैं, कौन सा वाला? आप जो सर आप बता रहे थे कि 6, 7, 9, 12 ऐसे गुण बताए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, पी मैं समझ आर गया। जी। ठीक ठीक ठीक, मैं व्हाइट बोर्ड पर बता देता हूँ उसको मैंने क्या बताया था। देखिए मैंने ये बात बताई थी कि इसे चरक है, चरक। चरक है, चरक ने चिकित्सा के चतुष्पाद माने हैं। चतुष्पाद जब उन्होंने माने तो उन्होंने बताया कि हमारे पास विषय है, द्रव्य है, उपस्थाता है, रोगी है, यानी हमारे पास 4 आइटम है, 4। और उन चारों के कितने गुण हैं? 4 गुण हैं। तो इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ था, षोडश गुणम। षोडश गुणम, ठीक है। अब बात करें सुश्रुत की। सुश्रुत, सुश्रुत ने भी चतुष्पाद मानी। इनका चतुष्पाद का सीक्वेंस क्या था? किसी को सीक्वेंस याद है इनका? जिस चरक का पहले विषय था, फिर द्रव्य था, फिर उपस्थाता था, फिर रोगी था। सुश्रुत का सीक्वेंस किसी को याद है? क्या सीक्वेंस था बताइए, किसी को सीक्वेंस याद हो तो उसका। सर रोगी को सेकंड नंबर पे कर दिया था। बहुत अच्छा, मैंने बताया था कि जो दूसरे नंबर का डिब्बा था उसको पीछे लगा दिया गया था, यानी विषय। फिर कह सकते हैं चौथा डिब्बा, चौथे नंबर का डिब्बा आगे आ गया था, यानी रोगी को सेकंड पे आ गया था। फिर द्रव्य, फिर उपस्थित था। एक मिनट, उपस्थित को तीसरे पे ही था, एक्सचेंज करा था ना। तो सॉरी, एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज तो उन्होंने करा था, क्या कहते हैं, काश्यप ने। तो यहाँ पर आप द्रव्य ही लिखेंगे, लास्ट में उपस्थित लिखेंगे। देखिए ये तो सीक्वेंस था खैर, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है? यहाँ पर पॉइंट आ रहा है आपका बेसिकली क्या कहते हैं कि चरक सुश्रुत लिंग के कितने कितने गुण माने हैं। तो जो बिशप के उन्होंने गुण माने, उन्होंने बोले कि बिशप के साथ प्रधान है, सुपीरियर है। जब सुपीरियर तो सबसे ज्यादा क्वालिटीज इसके अंदर होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला बिशप की क्वालिटीज कितनी बताई उन्होंने? 12। और रोगी की क्वालिटीज उन्होंने बताई 7। द्रव्य की क्वालिटीज उन्होंने कितनी बताई? 9। और उपस्थाता की बताई सबसे कम, यानी 6। फिर इसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया था, मैंने आपको बताया था PRBB, PRBB। इस बी से क्या था? भेषज था। और इस बी से क्या था? वैद्य था। ठीक है, इससे भेषज मान लीजिए आप। आर से रोगी था, पी से परिचारक था। तो मैंने आपको बताया था 6, 7, 9, 12, यानी एक तरीके से कह सकते हो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस था। इस तरीके से आप याद कर लोगे कि सुश्रुत ने परिचारक के 6 गुण माने हैं, रोगी के 7 गुण माने हैं, भेषज के 9 गुण माने हैं, और वैद्य के 12 गुण माने हैं। तो इस तरीके से उन्होंने रोग क्या कहते हैं, 2 गुणों की संख्या बताई। रोगी के लिए 7, क्या कहते हैं, परिचारक के लिए 6, भेषज के लिए 9, और वैद्य के लिए 12। वैद्य के लिए सबसे ज्यादा गुण बताए, क्योंकि वैद्य को उन्होंने प्रधान माना। उन्होंने बोला कि जो वैद्य होता है एक प्रधान होता है, सुपीरियर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वालिटी इसके अंदर होनी जरूरी है। ठीक है, अब क्लियर है ईशा? आप लोग इतना लेट पूछते हो, मतलब इतना सोच सोच के पूछे नहीं पूछे सर क्या बोलेंगे। जी पूछ, सर क्लियर है। कुछ पूछना है किसी को? कुछ और पूछना हो किसी को? ईशा कुछ और पूछना है तुमको? नहीं सर, पूछ लिया। ठीक है, चलो फिर क्या कहते हैं, आज अपन इतना ही रखते हैं, नेटवर्क थोड़ा साथ नहीं दे रहा है क्लास में।
तो हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल अपन 10 स्टार्ट करेंगे, 10 चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, कल ही खत्म कर देंगे। एक लेक्चर में 10 चैप्टर खत्म करेंगे।